आ गया आया क्या? नहीं ना। हाँ आ गया। Yes, good afternoon, good evening, everyone. Are you getting my voice? Yes. हाँ, ओके। तो ठीक है। Yes, everyone, am I audible? हाँ ठीक है बेटा, चलो। चलो, तो देखो हम लोगों ने अपने आधे चैप्टर को कवर कर लिया है और अभी रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हम लोग अभी यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, है ना। चलो, तो माहिन अंसारी, फरदीन, अमित, रेखा, हिमांकी, रेखा, अमित, नाज, अनमोल, शिवा एंड नसरीन पे सेपियंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। देखो, अभी जहां तक हम पढ़ चुके हैं उसके आगे की कहानी हम यहां पर शुरू करने वाले हैं और आगे की कहानी हमारी शुरू होगी एम्पियर सर्किटल लॉ से। एम्पियर्स सर्किटल लॉ से हमारी कहानी यहां पर शुरू होने वाली है, जो कि क्या है बेटा, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड। क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, तो ये है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। यहां पर ये जो सिंबल दिया गया है ये रिप्रेजेंट करता है लाइन इंटीग्रल या क्लोज लूप को। आई इनसाइड का मतलब है टोटल करंट प्रेजेंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप। टोटल करंट प्रेजेंट इनसाइड द एम्पीरियन लूप। तो यहां पर इसको जैसे मैं एक एग्जांपल के जरिए यहां पर बताना चाहूं तो कहानी देखो कैसे है। जैसे मान लो कि हमारे पास में कहीं जैसे ये एक सिस्टम बना के दिया है कि मान लेते हैं ये करंट है I1, ये यहां पर करंट है I2, एक करंट बाहर है कहीं I3, है ना। और मान लेते हैं यहां पर भी एक करंट है I4। ऐसे मैंने एक एम्पीरियन लूप बनाया। तो भैया यदि मैं ये कहूं कि हर एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली B1, B2, B3, B4 है, तो ये क्या बनेगा बेटा, क्लोज इंटीग्रल B1 वेक्टर प्लस, सॉरी ये I2 नेगेटिव है, खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं है, B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर प्लस B4 वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट और I1 माइनस I2 माइनस I4। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दें कि भैया देखो, करंट जो है, करंट हमें वो लेना है जो इस एम्पीरियन लूप के अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड बेटा हमें हर करंट के कारण यहां पर कंसीडर करना है जब हम इसको लिख रहे होंगे। अब जो हम एम्पीरियन लूप बनाते हैं, एम्पीरियन लूप जो बनाते हैं, जैसे गॉस लॉ में हमने गॉसियन सरफेस बनाई थी, बिल्कुल वैसा ही काम यहां पर करना है। तो यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि बी जो है वो टेंजेंशियल हो लूप के और नॉन जीरो कांस्टेंट हो, टेंजेंशियल हो, नॉन जीरो कांस्टेंट हो, या फिर नॉर्मल हो एलिमेंट ऑफ लूप। कोई लूप पे यदि मैं कोई एलिमेंट लूं उसके नॉर्मल हो मतलब परपेंडिकुलर हो, या फिर बी क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, मतलब बी वहां पर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इस प्रकार से हम एम्पीरियन लूप को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ पर हम बात करने वाले हैं। देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन है, सिंपल सी बात है, हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो क्या है, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हम किसके किसके कारण फाइंड करेंगे, तो हम बात करेंगे बेटा वायर के कारण। तो वायर है जैसे ये, और यहां से आर दूरी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो ये रिजल्ट मुझे आता है डायरेक्टली म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है। ठीक है, अब मैं चाहूं तो इसे एम्पीरियन सर्किटल लॉ से प्रूव भी कर सकता हूं। फिर हम बात करने वाले हैं यहां पर किसके बारे में, सोलेनॉइड के बारे में। भैया ये सोलेनॉइड क्या है, फिर हम बात करने वाले हैं टॉरॉइड के कारण, और फिर बेटा हम बात करने वाले हैं यहां पर सिलेंड्रिकल कंडक्टर के कारण। ठीक है, अब ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर में भी दो हो जाएंगे बेटा हमारे पास में, एक हो जाएगा हॉलो कंडक्टर और बेटा जी एक हो जाएगा हमारे पास में
सॉलिड कंडक्टर। तो इतने मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालने हैं और इनको हमें याद भी करना है। सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि भैया ये निकाल लिया और निकाल के छोड़ दिया। निकाल के करेंगे क्या छोड़ने के लिए? हमें इनको क्या रखना है? याद भी रखना है। बिल्कुल याद रखना पड़ेगा भैया, है ना। चलो तो हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं। देखो वायर का मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अभी 12 बजे वाले लाइव सेशन में हम ऑलरेडी उसे निकाल चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर सोलेनॉइड के बारे में। तो भैया सोलेनॉइड क्या होती है? तो आपने गिट्टक देखी है, धागा देखा है? मतलब जो मशीन में जो धागा का वो रहता है ना, बॉबिन, उसके ऊपर धागा लपेटा रहता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर है यहां पर। क्या है? एक सिलेंड्रिकल बॉबिन है जिसके ऊपर में कॉपर की वाइंडिंग लपेटी गई है। इसमें आपने करंट फ्लो करवाया है और करंट फ्लो कराने के कारण क्या हुआ है? यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड आया है। तो देखो हमने माना है कि ये जो सोलेनॉइड है, ये जो सोलेनॉइड है, इसमें से हमने करंट फ्लो कराया है बेटा कितना? I। इसकी जो लेंथ है सोलेनॉइड की, ये हमने ले रखी है स्मॉल l, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं बेटा वो हमने लिए हैं कैपिटल N। तो यहां पर एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसे हम कहते हैं बेटा कितना? स्मॉल n। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कितने लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? तो देखो सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू एन आई, जिसे आप लिख सकते हो म्यू नॉट एन आई बाई एल। देखो दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या है, यहां ध्यान से देखना बेटा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्मूला? तो जो पहला फॉर्मूला है उसमें मैंने स्मॉल एन यूज किया है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और सेकंड वाले फॉर्मूले में स्मॉल एन को मैंने, भैया देखो ये जो स्मॉल एन है ना, ये जो तुम्हारा जो स्मॉल एन है ना, स्मॉल एन, वो बेटा कैपिटल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एल है। ठीक है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एल है। ठीक है। अब ये जो है ना, ये है आपके सोलेनॉइड के एक्सिस पर किसी भी मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहां पर भी एक कहानी होती है कि मान लो मुझे सोलेनॉइड के किसी एक किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो बेटा ये हो जाएगा हाफ। ये कितना हो जाएगा? हाफ, आधा रह जाएगा। कितना रह जाएगा? आधा। पहले सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया गया? सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया गया? बिल्कुल। अब यहां पर ध्यान दीजिए, किसी ने क्या बोला? शबाना, रेस्पेक्टेड साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बेटा नाउ नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। साइक्लोट्रॉन अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है, इसलिए हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाकी साइक्लोट्रॉन में है क्या? घूमना ही तो है और कुछ नहीं है बेटा, है ना। सिंपल चीजें हैं, इसलिए साइक्लोट्रॉन को मैंने नहीं पढ़ाया, अदरवाइज मैं पहले वाले 12 बजे वाले लाइव सेशन में ऑलरेडी कवर कर चुका होता उसको। ठीक है। चलो तो ये आया सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के बाद में आता है टॉरॉइड या एंकर रिंग। तो बेसिकली कहानी क्या है बेटा कि सोलेनॉइड को ऐसे मोड़ के, हम सोलेनॉइड को ऐसे मोड़ दें सर्कुलर शेप में, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा? टॉरॉइड। सोलेनॉइड को यदि मैं सर्कुलर शेप में मोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा तुम्हारा टॉरॉइड। क्या बन जाएगा? टॉरॉइड। यहां पर भी कहानी बिल्कुल कुछ कुछ वैसी ही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो मैंने क्या बोला, इसमें ध्यान रखिए, यहां पर मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, फेरों की संख्या, वो कैपिटल एन है। कि यहां जो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, वो देखो इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस शेप में है। अब देखो ऐसे समझो कि मैंने क्या किया था, याद कीजिए, सोलेनॉइड को मोड़ा है, सोलेनॉइड को ही मोड़ा है। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड तुमने म्यू एन आई या बोला था बेटा बी बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल बोला था क्या? आपने बोला हाँ। अब सोचिए इसकी लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी? तो बेटा जी ये वाली लेंथ होगी 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉइड क्या आएगा बेटा? ये आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां पर बताया है वो टॉरॉइड के इस वाले रीजन में है। मेंदू बड़ा देखा है? तो मेंदू बड़ा के अंदर में जो मटेरियल है वहां पर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहां ध्यान दीजिए बेटा, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इस जगह पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर 0 नहीं है। कौन सी जगह बेटा? ये वाली जगह पर नॉन जीरो है। यही तो हमने फॉर्मूला में निकाला है जो मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और आती है, पता है क्या?
कभी कभी वो क्या करते हैं कि देखो ये वाली रेडियस दे दी R1 और ये आउटर वाली दे दी R2। कभी कभी क्या करते हैं, इनर और आउटर रेडियस दे देते हैं। माना कि मेरे पास में इनर रेडियस जो है वो है R1 और आउटर रेडियस जो है वो क्या है, R2 है। तो उस कंडीशन में जो मीन रेडियस आएगी, जिसे हमने R नाम दिया है, वो आएगी R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। मीन मतलब एवरेज। बोलो क्लियर है? ये है तुम्हारी टोरॉइड, या फिर हम इसे कहते हैं एंकर रिंग। इसे कहते हैं एंकर रिंग। तीसरी चीज बेटा, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, हॉलो एंड सॉलिड। ठीक है, हॉलो एंड सॉलिड। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर। हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, या आप इसे कहिए बेटा ट्यूब। ट्यूब कैसे अंदर से खोखली होती है, ट्यूब कैसे अंदर से खोखली होती है, या फिर आप समझिए बेटा कि करंट इज फ्लोइंग ओनली थ्रू सरफेस। ओनली थ्रू सरफेस, सरफेस में से सिर्फ करंट फ्लो हो रहा है। मतलब यदि मैं यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो देखो ये ऐसा यहां पर स्ट्रक्चर बन गया कि देखो ये आपके पास में एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बन गई। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, देखो ये रही बेटा इसकी एक्सिस और ये रही इसकी रेडियस कैपिटल आर, है ना। एक्सिस की, फिर ये मैंने बनाई रेडियस कैपिटल आर किसकी, इस हॉलो ट्यूब की। ओके, अब समझिए यहां जो करंट फ्लो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस में करंट फ्लो कर रहा है। पूरे इसमें बेटा करंट नहीं है। तो देखो हमने सिर्फ सरफेस पे करंट यहां पर शो किया है कि देखो ये सरफेस में सर जी आपका करंट फ्लो कर रहा है, करंट है तुम्हारा आई। तो अब यहां पर 3 पॉइंट आएंगे बेटा। कितने पॉइंट आएंगे? 3 पॉइंट। पहला, मैं बात करता हूं बी आउट। जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर कोई मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया, या मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया है ए, तो बी एट पॉइंट ए जो कि है बेटा तुम्हारा कोई आउटसाइड पॉइंट। तो बेटा ये सिंपल आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस को बता रहा है। मतलब ये तो वही फॉर्मूला हो गया क्या जैसे तुम्हारी प्लेन वायर थी। हाँ, दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, मान लेते हैं हम किसी पॉइंट पर बात करते हैं बी पर जो कि है सरफेस पर। तो भैया बी सरफेस में क्या अंतर आ जाएगा? तो स्मॉल आर की जगह बेटा कैपिटल आर आएगा, ये अंतर आएगा। तीसरा, यदि मैं बात करूं कोई पॉइंट सी के बारे में जो कि अंदर में है, तो बेटा बी इनसाइड तुम्हारा आएगा कितना? 0। बी इनसाइड कितना आएगा? 0। मतलब इसके अंदर में जो खाली जगह है वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है बेटा। तो यहां पर यदि मैं आर और बी में ग्राफ बनाऊं, आर क्या है बेटा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो यहां पर देखिए क्या होगा कि यहां पर शुरुआत में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा 0। क्या आएगा? 0। फिर ऑल ऑफ अ सडन मैक्सिमम वैल्यू से ये ऐसे डिक्रीज होगा। बी आउटसाइड विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर ध्यान रखना ये 0 है। ये क्या है? 0 है। बोलो क्लियर। और एक और बच गया बेटा तुम्हारा, कौन सा वाला बेटा? सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर। सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर, जिसे आप वायर भी कह सकते हो या थिक वायर, मोटी वायर। कैसी वायर बेटा? मोटी वायर। या फिर आप समझिए करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल क्रॉस सेक्शन। पूरे क्रॉस सेक्शन में से, ऑल नहीं होल लिखना चाहिए, पूरे क्रॉस सेक्शन में से करंट फ्लो कर रहा है। तो अब जब मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, तो देखो यहां पर ध्यान से देखिए, अब डायग्राम में आएगा अंतर। ठीक है, अब ये सारे डेरिवेशन जो हैं ये एम्पियर सर्किटल लॉ से किए जाते हैं। ठीक है, किससे किए जाते हैं बेटा? एम्पियर सर्किटल लॉ से। अब यहां ध्यान दीजिए बेटा, देखो ये करंट फ्लो कर रहा है पूरे क्रॉस सेक्शन में से, पूरे क्रॉस सेक्शन में से करंट यहां पर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगेन कहानी क्या है
यदि मैं लिखना चाहता हूं बी आउटसाइड, तो ये वही आएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। दूसरा पॉइंट, यदि मैं चाहता हूं सरफेस पर लिखना, तो भैया जी ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। अंतर कहां आएगा बेटा, बी इनसाइड, तो ये आएगा म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, या हम इसे लिखते हैं म्यू जे आर बाई 2। यहां पर जे जो है वो है तुम्हारी करंट डेंसिटी। क्या है, करंट डेंसिटी, जो क्या होती है बेटा, जो कि होती है जे बराबर होता है आई बाई ए या आई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल। देखो जितने फॉर्मूले जैसे मैं लिख रहा हूं मुझे याद है, वैसे आपको भी याद रखने, और आपको तो एग्जाम देना है, आपको तो बेटा जी एग्जाम देना है, तो आपको तो बिल्कुल याद होने चाहिए। ये आर और बी का हम बनाएंगे ग्राफ, और आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। यहां पर हमने बोला मैक्सिमम वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर की। तो यहां पर ध्यान से देखो क्या होगा कि जहां पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा, उस जगह तक तो ये लीनियरली इंक्रीज होगा, उस जगह तक तो ये लीनियरली इंक्रीज होगा, उसके बाद ये डिक्रीज होगा। पॉइंट क्लियर है? तो यहां ध्यान से देखना बेटा मैं क्या पॉइंट लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा कि जो बी इनसाइड है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और जो बी आउटसाइड है वो प्रोपोर्शनल है 1/r के। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या? सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होंगे क्या? याद हैं या नहीं है पहले तो यही बताओ, तुम बताओ तुम्हें याद है कि नहीं। मुझे तो याद है, क्या तुम्हें सारे फॉर्मूले याद हैं? कुछ तो बोल दो भाई, कुछ तो बोल दो कि याद हैं करके, फॉर्मूले सारे याद हैं। क्योंकि अब देखो मैं सवालों में एंट्री कर रहा हूं। अब यहां पर तुमने एक बात गौर करी क्या? देखो इसमें क्या हो रहा है, यहां से यहां तक जब मैं आ रहा हूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और उसके बाद सडनली एक मैक्सिमम वैल्यू आती है सरफेस पर और फिर डिक्रीज होता जाता है। यहां क्या हो रहा है, यहां पर जब मैं एक्सिस से मूव करता हूं, देखो ये है एक्सिस वाला पॉइंट, एक्सिस से सरफेस तक मूव करता हूं तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ में मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। फिर सरफेस पे पहुंच के एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया, और उसके बाद में हाइपरबोलिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल, ये पॉइंट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नाउ अब यहां से आगे बेटा मुझे डील करना है सवालों के साथ में। तो देखो कुछ एनसीईआरटी के सवाल एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं एनसीईआरटी के कुछ सवालों को यहां पर आपको करवाना चाहता हूं। ठीक है, यदि आप नहीं चाहेंगे तो मैं डायरेक्ट आगे बढ़ जाऊंगा, है ना, पर मैं चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी के कुछ सवालों को जरूर देखिए। तो सवाल क्या देखो, सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स each of radius 8 centimeter carries a current of 0.4 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of the coil? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लेकिन यदि आपके पास में नंबर ऑफ टर्न्स हो तो इसे म्यू नॉट आई अपॉन 2r लिखते हैं। तो जस्ट फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, कितना आएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए गए हैं 100, करंट कितना है 0.4 और 2, और रेडियस कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर। जस्ट सॉल्व इट टू गेट द आंसर। अच्छा एक बात बताओ, क्या मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता है या बस मैं फॉर्मूले में वैल्यू लिखा के आगे बढ़ जाऊं? देखो चीजों को समझना है यार आपको, है ना। अब बच्चों जैसे नहीं करना है कि सर कर करके दिखाओ करके सारी वैल्यू, सर 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 कर करके दिखाओ सर। आप चाहें तो देखो क्या है, देखो एक पॉइंट से एक जीरो यहां पर खत्म हो जाएगी, -2 से काटोगे तो -5 बचेगा, इससे काटोगे -4 बचेगा। अब आगे देखो क्या बच गया, 4 और 4 16, 8 दूना 16, तो बी बराबर आ रहा है पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, और आंसर भी वैसा ही दिया गया है पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। अगला सवाल देखो, अगेन एनसीईआरटी का ही सवाल है ये भी। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर, एक गलती से छोटा हो गया। What is the magnitude of field at point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर? तो भैया देखो 35 एम्पियर का करंट हो रहा है और
20 सेंटीमीटर पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो बी बेटा कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर वायर के लिए। तो बोलो कितना आएगा, 4 पाई 10 टू द पावर -7। करंट है बेटा 35 अपॉन 2 पाई और डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। फटाफट से वैल्यू पुट कर लो बेटा, 2 पाई से काटोगे तो ये 2 बार कटना है, 2 से 2 को भी निपटा दो, एक 0 से -1, -1 से -6, तो b बराबर आएगा 35 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। मेरा आंसर ये आ रहा है, तुम लोगों का कितना आ रहा है बेटा जरा बताओ फटाफट। ओके 3.14 इंटू 10 टू पावर -5 बिल्कुल सही है बेटा। आप चाहें तो अगले सवाल में भी पॉइंट वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने सिंपल उतना ही आंसर छोड़ दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। आगे आ जाओ, अगेन एक सवाल है। अब देखो ये टाइप के सवाल, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है 50 एम्पियर का नॉर्थ से साउथ। तो देखो मैंने एक वायर बना दी, ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये तुम्हारा साउथ है, और देखो करंट क्या हो रहा है 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ में ऐसे करंट आ रहा है 50 एम्पियर का। आपको बताना है मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। तो नॉर्थ साउथ है तो ईस्ट बेटा इधर आएगा, बोलो बात सही है, और ये दूरी है आपकी 2.5 मीटर। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हारा आएगा वही बेटा कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। याद रखो फॉर्मूले लिख लिख के याद करने से कभी नहीं होते हैं, फॉर्मूले तुम्हारे याद होंगे जितना तुम सवाल करोगे, जितने तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम्हारा फॉर्मूला बेटा यहां पर याद होने वाला है। ये आ गया 2.5, ठीक है। जरा कैंसलेशन करो, 2 पाई से काटोगे तो ये 2 बार कटना है, तो पॉइंट हटा के 0 काटो तो 25 2 0 20, 20 और 20 बेटा कितना हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। सवाल है बेटा डायरेक्शन, तो यहां पर ध्यान से देखो, ये ऐसे करके हाथ की उंगलियां बाहर आएंगी, तो बाहर आएंगी मतलब ये रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जिसे आप आउटवर्ड डायरेक्शन भी कह सकते हो, है ना, कि डाउनवर्ड रहेगी। नॉर्थ से साउथ आ रहा है बेटा करंट, नॉर्थ से साउथ आ रहा है, फिर से ध्यान से देखिए, नॉर्थ से साउथ आ रहा है, आउटवर्ड आएगा, डाउनवर्ड कैसे लिख दिया यार, आउटवर्ड, आउटवर्ड या अपवर्ड कहिए बेटा, है ना, आउटवर्ड या अपवर्ड, आउटवर्ड मतलब अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं आएगा बेटा, आप गलत निकाल रहे हो, है ना, आपकी डायरेक्शन चूक रही है बेटा। देखो ये ऐसे मान लोगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो यहां से हाथ घूम के ऐसे आएगा, उंगली ऊपर जा रही है ना, तो आउटवर्ड आएगा बेटा, है ना। चलो आगे आ जाओ, अगला सवाल देखो, फिर से ईस्ट से वेस्ट वाला है, ईस्ट से वेस्ट वाला है, फटाफट देखो एक और सवाल देखो बिल्कुल ऐसा। तो ये सवाल जो है ना, देखो ये वाला जो मैंने सवाल करवाया नॉर्थ टू साउथ वाला, फिर देखो ये ईस्ट टू वेस्ट वाला सवाल है एनसीईआरटी का, प्यारा सवाल है ये, एग्जाम में बन सकता है विद द डेटा चेंज, सिर्फ डेटा बदलेगा और कुछ नहीं, है ना। चलो तो क्या हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन है जिसमें 90 एम्पियर का करंट जा रहा है ईस्ट से वेस्ट, तो भैया ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ठीक है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें करंट ईस्ट से वेस्ट गया, तो ये रहा 90 एम्पियर का, और 1.5 मीटर नीचे, तो भैया देखो ये 1.5 मीटर डाउनवर्ड। अब देखो बोर्ड पे तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा नीचे, अब आपको ध्यान से देखना है यहां पर। तो बताओ पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, बोलो कितना आएगा, म्यू नॉट, फॉर्मूला लिखूंगा तो बी बराबर कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बोलो बात सही है। तो बी बराबर 4 पाई 10 टू द पावर -7, करंट है तुम्हारा 90, 2 पाई और बेटा डिस्टेंस है 1.5। इसे सॉल्व करके तुम वो तो आंसर निकाल लोगे। अब सवाल को समझो, सवाल क्या है, डायरेक्शन चाहिए। देखो ये ईस्ट है, मेरी साइड में ईस्ट है, उधर में वेस्ट है, तो इधर में नॉर्थ होगा और इधर में साउथ होगा, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले पॉइंट पर चाहिए। देखो मैंने हाथ को ऐसे अंगूठे को रखा इधर में इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो देखो पॉइंट नीचे है, तो आप उंगलियों को ऐसे घुमा के लाओगे तो ये ऐसे आया, और ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, साउथ। देखो ऑनलाइन में ये डायरेक्शन समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप खड़े हो जाओ और आप करके देखो। देखो मैं ईस्ट में खड़ा हूं, मेरे सामने वेस्ट है, मैं ईस्ट में खड़ा हूं, मेरे सामने वेस्ट है, इस साइड में राइट नॉर्थ है और इस साइड में साउथ है, नीचे डाउनवर्ड है और ऊपर अपवर्ड है, तो पॉइंट है इसके नीचे है, तो बेटा इसको ऐसे घुमा के ऐसे लाओगे तो ये साउथ की तरफ मूव करेगा। सो योर आंसर ऑफ डायरेक्शन विल बी साउथ। ऑप्शन में वो साउथ, नॉर्थ, अपवर्ड और डाउनवर्ड, यही 4 ऑप्शन देने वाला है जहां तुम गलती करोगे भी, ठीक है।
तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। आंसर विल बी साउथ, ना कि डाउनवर्ड, ना ही आउटवर्ड। ये आपको दिख रहा है कि मैं आपकी तरफ ऐसे कर रहा हूं करके उंगलियां की बाहर आ रही है, नहीं। खड़े हो जाओ और करके देखो। आप ईस्ट में खड़े हो जाओ, सामने देखो वेस्ट होगा, आपके राइट साइड में नॉर्थ होगा, लेफ्ट साइड में साउथ होगा। फिर आप नीचे से करके देखिए, साउथ आएगा अपने आप। और नहीं आ रहा है तो एक बार और क्रॉस चेक कीजिए बेटा, और एक बार क्रॉस चेक कीजिए। चलो फटाफट अगला सवाल देखो, फिर से ये डबल सवाल हो गया। हाँ, सोलेनॉइड देखो, सोलेनॉइड का सवाल फटाफट से क्या है। एक सोलेनॉइड है क्लोजली बाउंड 80 सेंटीमीटर, 5 लेयर हैं, 400 टर्न है हर एक में, 400 टर्न है हर एक में। द डायामीटर ऑफ सोलेनॉइड इज दिस 1.8 सेंटीमीटर, करंट कैरीज 8 एम्पियर, एस्टिमेट मैग्नेट ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। तो भैया बी बराबर आएगा म्यू नॉट एन आई, या फिर आएगा म्यू नॉट एन बाई आई बाई स्मॉल एल। ठीक है, अब चूंकि यहां पर सोलेनॉइड की लेंथ दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, बी बराबर मैग्नेट 4 पाई 10 टू द पावर -7। अब नंबर ऑफ टर्न्स देखो क्या हो रहा है, सवाल में उसने बोला है 5 लेयर हैं और हर एक में 400 हैं, तो 5 इंटू 400 बेटा ये है नंबर ऑफ टर्न्स, और करंट है इसमें कितना 8 एम्पियर का, और लेंथ कितनी है बेटा 80 और सेंटीमीटर। बोलो सही है क्या? बिल्कुल, फटाफट से कैलकुलेशन मार दो। -2 से काटोगे, एक जीरो पहले यहां कट जाएगी, यहां -6 बचेगा, 8 से 8 निपट जाएगा। और क्या कर सकता हूं, देखो 2 जीरो से काटूंगा तो -4 बचेगा, 5 चौका 20 से एक जीरो काटूंगा तो बेटा -3 बचेगा। बोलो सही है? 5 चौका 20 करने पर मैंने एक जीरो काटी तो 2 बचा, 2 2 जा 8 पाई, सो यू आर गेटिंग 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। बोलो क्लियर? सबको आ रहा है क्या? 8 पाई mt। वेरी गुड बेटा शीत सिंह, बहुत अच्छे। अगला सवाल टोरॉइड का है, ये भी प्यारा सा सवाल है एनसीईआरटी का। फटाफट जरा इसे सॉल्व करो, फटाफट जरा इसे सॉल्व करो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। देखो टोरॉइड है, कोर है नॉन फेरोमैग्नेटिक की, इनर रेडियस 25 है और आउटर रेडियस 26 है, अराउंड विच 3500 टर्न्स ऑफ वायर आर वाउंड। इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, एंड सी इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। तो देखो ए का आंसर आएगा बी बराबर 0, सी का आंसर आएगा बेटा बी बराबर 0। आपको सॉल्व करना है सिर्फ बी वाला, और बी वाले में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा टोरॉइड में, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। और कैपिटल आर यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों दे रखी हैं, है ना। तो ये आर बराबर आएगा R1 प्लस R2/2। सॉल्व करोगे तो 25.5 सेंटीमीटर आएगा। बेटा जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व योरसेल्फ, है ना। तो कुछ सवाल आपको खुद से भी सॉल्व करने चाहिए, ऐसा मानने वाला व्यक्ति हूं मैं। अब यहां से आगे कुछ पीवाईक्यू मैं सॉल्व कराना चाहता हूं। देखो यदि खुद से कुछ सवालों को सॉल्व नहीं करोगे तो आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। मैंने आंसर तो आपको 2 के तो बता ही दिए, भैया 0 आना है। सब फिर से सुन लो भैया, देखो यहां पर ये मैंने बताई टोरॉइड, ठीक है, ये मैंने बनाई टोरॉइड। तो जो पहला सवाल है उसमें पूछा है आउटसाइड द टोरॉइड, मतलब ये है यहां पर, तो बेटा यहां आंसर आएगा 0। फिर तीसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल है इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, ये हम यहां से इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये है बी वाला सवाल का आंसर, ठीक है, निकालने के लिए। और तीसरा है इन द एम्प्टी स्पेस, तो ये वाला भी क्या आएगा 0। ये तीसरा सवाल है, ये तुम्हारा पहला सवाल है और ये तुम्हारा दूसरा सवाल है, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था। आंसर बेटा मुझे कोई याद नहीं है, पर जो भी है आप निकालिएगा कैलकुलेशन करके। अब हम 2020 वाले सवाल पे पहुंच जाते हैं। यहां पर पीवाईक्यू है आपके सामने। लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टन्स कैरीज अ करंट 2.5 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात बताओ भाई, अब ये पीवाईक्यू है, अब आप देख रहे हो ना एनसीईआरटी से मिलते जुलते सवाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब नंबर ऑफ टन्स कैसे निकालते हैं बेटा, देखो स्मॉल एन बराबर होता है कैपिटल एन बाई एल, तो बेटा नंबर ऑफ टन्स है 100 और लेंथ है 50 सेंटीमीटर, और करंट कितना है बेटा इसमें 2.5 एम्पियर का। सॉल्व कर लो, व्हाट इज द आंसर बताओ जरा।
देखो एक पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो नीचे बढ़ेगी, तो 25 से काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा, है ना, और 2 से काटोगे तो ये भी 2 बार कट जाएगा। तो बी बराबर देखो ये डेटा आएगा 6.28 वाला आंसर चलेगा। अब 6.28 में 2 आंसर हैं तो उसके लिए आपको जीरो एडजस्ट करनी पड़ेंगी। एक जीरो ऊपर जाएंगी, 3 जीरो हो जाएंगी तो ये -4, तो 10 टू द पावर -4 टेस्ला 6.28 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो बिल्कुल सही, आराम से जा रहा है सवाल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला सवाल देखो, नीट ओडिशा नीट 2019 का ये सवाल है, ठीक है। फटाफट देखो किस तरह का सवाल है। फटाफट देखो आंसर बताओ क्या आ रहा है इस सवाल का आंसर। देखो टू टोरॉइड 1 and 2 हैव टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 एंड 100 रिस्पेक्टिवली विद एवरेज रेडियाई 40 और 20 सेंटीमीटर। इफ दे कैरी सेम करंट आई, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टू लूप। तो भैया देखो बी टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, बराबर है। तो इसका मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन बाई आर यदि करंट सेम है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा बेटा, B1 बाई B2 क्या आएगा, ये आएगा N1 बाई N2 और इनटू में आएगा बेटा R2 बाई R1। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, 200 और 100, और रेडियस क्या है बेटा 40 और 20, तो 40 नीचे आएगा 20 ऊपर आएगा, काट लो 1:1 आएगा। और 1:1 अगेन ऑप्शन नंबर 2 में यहां पर आपको दिया गया है। शिवा दुबे 1:1, नाव्या, यशोगम्या, भवानी, रानो, एवरीवन, अली, समय, सैपियंस, अब्जा, सब ने सही आंसर निकाला। बहुत अच्छे बेटा। अब देखो ये एक और सवाल है 2015 का, बताओ इसमें क्या आने वाला है आंसर। रिवीजन कैसे शुरू करें समझ नहीं आ रहा बेटा। देखो रिवीजन के लिए थोड़ा सा रुकिए बेटा, पहले मुझे कंप्लीट कर लेनी थी तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है कि भक्के कहीं जा रहा हूं, आप रोकेंगे तो मैं रुकूंगा ना। अभी बेटा प्लीज टॉपिक चलने दो, है ना। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेक्स एन रोटेशन पर सेकेंड। एन रोटेशन पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड में कितने लग रहे हैं, एन रोटेशन लग रहे हैं। मतलब क्या ये फ्रीक्वेंसी है क्या, हाँ बेटा ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको पास में एन। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर, तो भैया देखो बी क्या आता है, बी आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, बराबर है क्या। यदि एक सर्कुलर करंट हो तो क्या इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आएगा क्या आर रेडियस में, आपने बोला हाँ। अब देखो म्यू नॉट तो अपनी जगह, करंट निकालना है तो करंट कैसे आता है बेटा 2 पाई आर बाई वी से आता है क्या, गलत। आई बराबर आता है Q बाई टी, और T बराबर आता है कितना 2 पाई आर अपॉन वी, बोलो सही है। V को मैं लिख सकता हूं ओमेगा आर, तो T बराबर आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, बोलो सही है क्या, अरे यस और नो। और यहां से यदि मैं चाहूं तो बेटा इसको मैं I बराबर क्या सीधा सीधा ही Q इंटू एफ लिख सकता था क्या, इतना झंझट करना ही नहीं पड़ता, तो I बराबर तुम्हारा NE हो जाता। यस, तो यहां से मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है, बोलो बेटा आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या, बिल्कुल। I तुम्हारे पास NE आ गया, तो भैया B बराबर कितना हो गया म्यू नॉट NE अपॉन 2R, सवाल खत्म। N यहां पर फ्रीक्वेंसी है ना, N यहां पर फ्रीक्वेंसी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं बची, है ना, बिल्कुल। खैर देखो ये फिर से वही सवाल है कि 2010 2011 बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। देखो बस यहां पे चार्ज क्यों मूव कर रहा है, बोलो क्या वही सेम टाइप का सवाल है, बिल्कुल। देखो ये म्यू नॉट एन ई अपॉन 2R जैसे आया है, तो म्यू नॉट एन ई अपॉन 2R आया, यहां पे थोड़ा सा आंसर बदलेगा क्या, या वही रहेगा। वहां पर म्यू नॉट एन ई था, वहां पर क्या था बेटा म्यू नॉट एन ई अपॉन 2R, एन की जगह फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो एफ, ई की जगह चार्ज आ जाएगा, रेडियस आर हो जाएगी। बोलो
तो आंसर कहां मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। देखो 2010-11 में लगातार है, इसका ईयर कहां है? ये 15 में है। तो देखो सवाल रिपीट होते हैं, है ना। चलो आगे आ जाओ। देखो ये एक अच्छा प्यारा सा सवाल है, अगेन ये भी एक प्यारा सा सवाल है। बिल्कुल बेटा, आप चाहें तो उस रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट करो, फटाफट करो। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? A long solenoid carrying a current produces a magnetic field along its axis. Okay. If the number current is double and number of turns per centimeter is half. तो देखो भैया सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट एन आई। अब उसने क्या बोला है, ध्यान से देखना बेटा, करंट इज डबल एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ। तो ये आ गया n/2 और करंट को कर दिया डबल। अरे 2 से 2 कट गया, ये तो म्यू नॉट एन आई हो गया, मतलब ये तो बी ही हो गया। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू वैल्यू वही रहेगी सी। आगे आ जाओ। देखो 2022 का ये सवाल है प्यारा सा, फटाफट देखो 2022 का ये सवाल है प्यारा सा, और इसका आंसर बताओ क्या आएगा। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन नंबर सी, हिमांकी, रानुष, शबाना, समय, सेपियंस, यशोगम्या, रेखा, भवानी, नाव्या, एवरीवन, आंसर इज करेक्ट। विद्या, बिल्कुल फटाफट बताओ। 2022 का सवाल है, ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है। फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब ये सॉलिड है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ स्टेडी करंट, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर इज। तो पहले लिखा है, अब देखो ये वायर है, मतलब ये देखो ऐसा आना चाहिए। कैसा आना चाहिए बेटा? ये ऐसे पहले लीनियरली इंक्रीज होगा और उसके बाद हाइपरबोलिकली डिक्रीज होगा। तो अ लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर, बिल्कुल सही है। एंड देन लीनियरली डिक्रीजिंग, गलत भैया। देखो लीनियरली डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है, तो गलती कहां पर है? लीनियरली डिक्रीजिंग में, तो ये गलत हो गया। अ लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर, हां सही बात है। एंड देन डिक्रीजिंग वन विद 1/r डिपेंडेंस फॉर द आउटसाइड रीजन, हाँ ये सही है। क्यों? देखो बेटा, बी इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और बी आउटसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के, है ना। तो इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो ये ग्राफ है, अब बस आपको ये याद होना चाहिए कि भैया ये किसका पूछा है ना। सिर्फ ग्राफ देख के डायरेक्ट आंसर नहीं लगाने। यहां पे क्या बोल रहे हैं देखो, थिक करंट कैरिंग केबल, मतलब कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, वेरिएशन ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द केबल, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, द प्लॉट ऑफ द a cylindrical conductor of radius r is carrying a constant current, the plot of the magnetomagnetic field b with the distance d from the center of conductor is currently represented। तो भैया अब देखो इसमें हम क्या आंसर लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी लगाओ। क्या ये वाली बात सही है या नहीं है? लैगिंग हो रहा है ना। अब इंटरनेट का फ्लक्चुएशन रोकना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि यदि मैंने इंटरनेट को या तो इंटरनेट बंद करके रिफ्रेश करना पड़ेगा, और रिफ्रेश कर दिया मतलब पूरा चला जाएगा, है ना। तो वो कनेक्टेड तो है पर पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही है। खैर हम थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं बेटा फिर। चलो अब देखो ये अगला सवाल है 2016 का, ये भी एक प्यारा सा सवाल है। अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बात सही है क्या? तो अब देखो a/2 के लिए जब मैं लिखूंगा तो ये आएगा b बराबर म्यू नॉट, देखो क्या है 2a डिस्टेंस, मतलब ये आएगा b डैश। तो अब ये क्या करूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर डायरेक्ट लिखूंगा। तो इसे हमने नाम दिया है b डैश। तो ये आएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और डिस्टेंस है 2a, मतलब ये आने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। अब इनसे हमसे पूछा गया है, रेशियो पूछा है b एंड b डैश का। b एंड b डैश का रेशियो कितना आएगा? 1, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आ गई हैं। आपने किसने पूछा प्रीवियस सवाल? सर लास्ट क्वेश्चन रिपीट, सर टू मच लैगिंग, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब फिर से अटक गया क्या? यस, कनेक्शन डिस्कनेक्शन लगातार चल रहा है ये। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड, ना वेट फॉर 1 सेकंड।
तो नहीं, लैग नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये वीआरटी कनेक्शन डिस्कनेक्शन बार बार दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है ना लगातार, यहाँ लगातार नोटिफिकेशन आ रहा है कि वो कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। 2 मिनट रुको यहाँ पे जाके तो हमें पता लगे, अभी तो सही चल रहा है। खैर देखो अभी 2 मिनट रुको यहाँ पे, मैं चालू कर। हाँ भाई ठीक है, देखो अब टीम मेंबर आ चुके हैं भाई, देखते हैं अब ये नहीं उनके सामने होता है कि नहीं होता। कई बार पता क्या होता है, जब टीम नहीं होती है ना, तब ये सब चीजें उठापटक हो रही होती है। और जैसे ही बोले ना, जब घर पे होते तो बीमार होते, डॉक्टर के पास जाते बीमारी दूर, है ना, ऐसे होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा होगा। खैर तो अभी मैंने ये आंसर निकाला, इसमें कुछ नहीं बेटा, देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सिंपल यार। एक बार a/2 पॉइंट, तो a/2 पॉइंट कहां होगा, अंदर होगा। a/2 पॉइंट कहां होगा, a/2 पॉइंट वायर के अंदर में होगा। अब अंदर में यदि है तो अंदर में तुम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बता जाना। देखो म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2πr², सीधा फॉर्मूला रखा। स्मॉल आर क्या है, एक्सिस से डिस्टेंस है, तो मैंने a/2 पुट करी। कैपिटल आर क्या है, रेडियस है, वो a रखी, पुट करा, सॉल्व किया। फिर अगले में 2a डिस्टेंस पर चाहिए, तो मैंने 2a के लिए रखा, बिल्कुल सेम सॉल्व किया और आ गया, है ना। बोलो भाई चल रहा है ना सिस्टम, ठीक है। ये क्या आ गया, अच्छा मैग्नेटिक फोर्स, ओके मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास में यदि कोई करंट एलिमेंट है तो उस पे उसको यदि हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पे कितना फोर्स लगेगा, तो भैया ये लगेगा dF वेक्टर बराबर IDL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, IDL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि एक छोटा सा एलिमेंट है, यहां पर एक तुम्हारे पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि मैं यहां पर कोई एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, ये एक छोटा सा एलिमेंट है IDL का, ठीक है, इसको हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में। लास्ट क्वेश्चन बेटा, 1 मिनट बता रहा हूं फिर से, है ना। तो इस पर, इस छोटे से एलिमेंट पे जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, फोर्स लगेगा, वो आएगा IDL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो DL वेक्टर है, एक्चुअली क्या है, ये पूरा IDL पूरा वेक्टर है ना, IDL पूरा वेक्टर है। तो हम यहां पर इसकी डायरेक्शन जो लेते हैं वो लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है उस डायरेक्शन में हम इसे लेते हैं, ठीक है। अब यदि हमारे पास में इस कंडक्टर की लेंथ L हो जाए तो भैया हम कहते हैं FM बराबर BIL साइन थीटा, और जनरली हमारे पास में परपेंडिकुलर होता है तो ये आएगा BIL। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर L का मतलब डिस्प्लेसमेंट से है, किससे है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बेटा मैं बता रहा हूं, सवाल मैंने एक बार वैसे बता दिया था लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं, है ना। ओके चलो, तो ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। आगे बढ़ता हूं तो यहां पर एक फिर से इस पर बेस्ड एक सवाल आता है, देखो क्या है, सवाल को पढ़िए बेटा। A straight wire of length 0.5 meter and carrying a current 1.2 ampere is placed in a uniform magnetic induction of 2 Tesla. The magnetic field is perpendicular to the length of the wire. The force, तो बेटा फोर्स आएगा तुम्हारा सीधा सीधा BIL। B कितना है 2, करंट है 1.2 और लेंथ है बेटा 0.5। तो यू आर गेटिंग 1.2 न्यूटन एज एन आंसर। बोलो सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पहले तो ये बताओ। बेटा हिमांकी थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि क्या बीच में फिर से डिस्टर्ब हुआ तो फिर प्रॉब्लम ना हो इसलिए, है ना। आपका वो वाला क्वेश्चन मेरे को याद है, वो a/2 और 2a वाला क्वेश्चन है। आप एक बार पुट तो करके देखिए वैल्यूज को, फिर से फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखिए, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर मैं आपको बता दूंगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग यहां पर, और हमारे पास में बात करते हैं फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर। तो कहानी देखो बेटा कैसे है कि जैसे ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, और एक ये वायर है दूसरी, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2, और दोनों के बीच की दूरी है तुम्हारे पास में D। तो अब जरा ध्यान से समझना हो क्या रहा है, इस वायर के कारण यहां पर एक बेटा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा जो है ये वाला मैग्नेटिक फील्ड B1। बोलो बात सही है क्या। अब इस B1 मैग्नेटिक फील्ड में ये I2 वाली वायर यहां पर आ गई है, बोलो आ गई है क्या, आपने बोला हाँ। तो अब
इस पर क्या हो रहा होगा, इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा इस वाली डायरेक्शन में F1। बोलो बात सही है, आपने बोला हां। अब ऐसे ही दूसरे एंगल से देखो, अब ये जो B1 आया होगा, ये B1 कितना आया होगा बेटा, तो ये आया होगा μ0I1 अपॉन 2πd। बोलो बात सही है क्या, अरे बोलो बात सही है क्या, आपने बोला हां। अब आगे बढ़ने पर ये जो फोर्स आया F1 वो कितना आएगा, B1 I2 और L2, B1 I2 और L2। बोलो बात सही है। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, अब ये जो वायर है इसमें भी तो करंट फ्लो हो रहा है I2, तो इसके कारण यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, देखो ऐसे घुमाएंगे तो ये आएगा, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा B2, और ये B2 कितना आएगा बेटा, तो ये आएगा μ0I2 अपॉन 2πd। बोलो बात सही है क्या, आपने बोला हां। अब यहां से ध्यान से देखो बेटा, अगेन ये वाला जो कंडक्टर है I1 जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ये B2 मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचा, इस पर फोर्स किधर लगेगा, ये करंट की डायरेक्शन IDL क्रॉस B वेक्टर, तो बेटा इस पर फोर्स लगेगा इधर में F2, तो जो F2 आएगा वो आएगा B2 I1 L1। बोलो बात सही है क्या, बात सही है क्या, बिल्कुल। तो अब यहां पर कहानी पता है क्या होती है कि जब दो पैरेलल वायर होती हैं तो फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L का जो फॉर्मूला आता है ये सॉल्व होके आता है μ0I1I2 अपॉन 2πd। यहां पर कंडीशन है वन वायर मस्ट बी इनफाइनाइट लॉन्ग, मतलब एक वायर लंबी होनी ही चाहिए, तभी आप दूसरी वायर पर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट जो है ये फोर्स पर यूनिट वायर है, यदि यहां पर करंट सेम डायरेक्शन में होगा, करंट इन सेम डायरेक्शन, तो भैया जी दोनों में आएगा क्या, आपका अट्रैक्शन, दोनों वायर अट्रैक्ट होंगी, अट्रैक्शन होगा। और यदि करंट है तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो भैया जी रिपल्शन होगा। तो ये इतनी चीजें हैं जो आपको इसमें याद रखनी, मैंने डेरिवेशन नहीं कराया है लेकिन मेन चीजें यहां पर सारी कवर कर दी हैं आपको हिंट देते हुए। क्या बोला बेटा मैंने कि एक बहुत लंबी वायर है, उसके बाद एक छोटी वायर है जिसकी कुछ ना कुछ लेंथ है, मैंने मान लिया वो L2 है, ठीक है। तो अब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो B1I2 L2 लग रहा होगा। तो भैया B1 का फॉर्मूला मैं यहां पर पुट कर दूं, इसको सॉल्व कर दूं, तो F1/L2 यदि निकालूंगा, F1/L2 निकालूंगा तो मुझे μ0I1I2 अपॉन 2πd अपने आप मिलने वाला है। पर बस यहां पर पॉइंट क्या है कि दोनों वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन सेम है, तो भैया अट्रैक्शन होगा, और अपोजिट है तो रिपल्शन होगा। आगे बढ़ता हूं मैं यहां पर, और हम इस पर बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड टाइप के सवालों पे। देखो ये रिजल्ट बेटा आपको याद रखना है, ये है ना, ये रिजल्ट जो है ना वो याद रखना है, क्योंकि ये सवाल सॉल्व करने में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है, तो यहां पर ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, ये करंट कैरिंग वायर है, इससे ए दूरी पर एक बी लेंथ की एक रॉड रखी है ए बी, है ना, और इसमें से बेटा जी आपका एक करंट फ्लो कर रहा है जो यहां पर दिखा नहीं है I2, और ये वाला करंट है I1, ठीक है। ध्यान से, ये वाला इसमें वायर I1 करंट है और ये वाला I2 करंट है, ठीक है। अब ध्यान से फिर से सुनना मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट, इट इज नॉट अ कांस्टेंट। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज। तो मैं यहां पर जो फोर्स लिखूंगा उसके लिए पहले मैं क्या करने वाला हूं पता है, dF लिखूंगा कि x दूरी पर जाकर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लिखा, और वहां पर वो जो छोटा सा एलिमेंट है उस पर एक छोटा सा फोर्स लिखा और उसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। इस फॉर्मूले को याद रखना है, μ0I1I2 अपॉन 2π log 1 + b/a। फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिर से देख लीजिए बेटा यहां पर फॉर्मूले को, I1 I2 दोनों के करंट हैं, और A क्या है, इस वायर की जिसकी लेंथ B है उससे ये वाली दूरी है। क्या मैं डायग्राम फिर से बना दूं, देखो ये है I1, यहां से A दूरी पर
एक वायर रखी है, ऐसे मोटी सी एक ऐसे वायर रखी है, इसकी लेंथ बेटा कितनी है b, और इसमें से जो एक करंट फ्लो कर रहा है वो है I2। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे? तो भैया यहां पर ध्यान से देखिए, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, अंदर है क्या? आपने बोला हां ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मुझे बताओ फोर्स किधर लगेगा? तो ये करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा आया ऊपर, मतलब यहां लगेगा ये डायरेक्शन में फोर्स। ये रिजल्ट याद रखना है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई log 1 प्लस बी बाई ए। अगला रिजल्ट बेटा ये वाला भी आपको याद रखना है, ये वाला भी रिजल्ट आपको याद रखना है। देखो क्यों याद रखना है, क्योंकि आगे चल के देखो मैं कुछ सवाल बताता हूं आपको जो डायरेक्ट PYQ है। क्या है? डायरेक्ट यहां पर PYQ है। तो यहां पर रिजल्ट को देखिए, क्या रिजल्ट बनाया है मैंने। एक करंट कैरिंग वायर है, एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें से करंट I1 फ्लो कर रहा है। अब इसके सामने एक मैंने लूप रखा है स्क्वायर, इसकी दूरी यहां से तो A है और यहां से ये B है। ठीक है, अब यहां पर देखो दो चीजें बन रही हैं, पता है क्या बन रही हैं? कि इसमें से करंट मेरे पास I2 है, दो नहीं ये चार टुकड़े बन रहे हैं। कितने टुकड़े बन रहे हैं? चार। तो भैया मैं चारों के कारण मैं, हाँ तो देखो बेटा सिनारियो क्या हुआ, टेक्निकल ग्लिच के कारण लगातार सिस्टम चल नहीं पा रहा था, बीच में बंद हो रहा था, तो और लास्ट में एकदम से लाइव सेशन ही बंद हो गया। तो अब लाइव सेशन बंद हो गया तो उसको दोबारा चालू करना तो पॉसिबल था नहीं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, जो बचा हुआ पोर्शन है, बहुत ज्यादा नहीं बचा है, आप भी देख रहे हैं ये आगे, इसके बाद टॉर्क है और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। अब ये जो रिजल्ट है, मैं इस वाले सवाल पे बात कर रहा था कि फोर्स ऑन लूप ABCD जो कि यहां पर दिख रहा है, तो फोर्स कितना आने वाला है। तो बेटा ये रिजल्ट आपको याद करना है, म्यू नॉट I1 I2 B स्क्वायर। बी क्या है? देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये लूप का साइड है, अपॉन 2 पाई A प्लस बी। ठीक है, ये वाला रिजल्ट भी आपको क्या रखना है, यहां पर याद रखना है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर एक सवाल आया 2016 का, तो यदि आपको ये रिजल्ट याद है, म्यू नॉट I1 I2 B स्क्वायर अपॉन 2 पाई A प्लस बी। देखो ये जो रिजल्ट मैंने लिखा था अभी, म्यू नॉट I1 I2 B स्क्वायर 2 पाई A प्लस बी, तो बेटा आप इस सवाल को फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, देखो A जो है वो है तुम्हारा L/2 और B जो है वो है तुम्हारा L। ठीक है, I1 और I2 में क्या है, तो देखो वो एक कैपिटल I है और एक स्मॉल I है, उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो बेटा फोर्स कितना आएगा, म्यू नॉट I स्मॉल I B स्क्वायर मतलब आएगा L स्क्वायर अपॉन 2 पाई L/2 और A प्लस B, तो L प्लस L/2 कितना हो जाएगा, 3L/2 हो जाएगा क्या? अरे बोलो L प्लस L/2 3L/2 हो जाएगा क्या? अब बोलो देखो यहां पे कुछ यदि कैंसलेशन करना हो तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा, L स्क्वायर से L और L कट जाएगा, तो बेटा ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो F बराबर आएगा 2 म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई। देखो ये आंसर आ रहा है मेरा, और ये वाला आंसर मुझे ऑप्शन नंबर A में दिखाई दे रहा है। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल ओके। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, यहां पर एक सवाल और दिया गया है, इस सवाल का आंसर जरा बताना कि यहां पर क्या होने वाला है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? बोलो बेटा। ये वही सवाल है, बस डायरेक्शन घुमा दी। अब यहां पर ध्यान रखना, देखो क्या होता है, यहां पर लगने वाला है नेट अट्रैक्टिव फोर्स। देखो यदि मैं यहां पर एक चीज आपको और बता दूं, देखो इंटरेस्टिंग वाली बात क्या है कि देखो ये वाला डायग्राम मैं यहां पे फिर से मिटाता हूं। ठीक है, ये डायग्राम तो आपके सामने है ही है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि देखो ये यदि वायर है, इसमें करंट I1 है और इसके साइड में ये वाला लूप है, ठीक है, और इसमें करंट I2 है। अब ध्यान से देखो, तो ये दोनों यदि सेम डायरेक्शन में होंगी तो अट्रैक्शन होगा, और बेटा इस पर लगेगा फोर्स। इस पर क्या लगेगा? फोर्स। इस पर क्या लगेगा? फोर्स। सर टॉर्क नहीं लग सकता क्या? नहीं, टॉर्क नहीं लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। यदि लूप के पास वाली वायर और
वायर के पास वाले लूप का एक सेक्शन, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन होगा, अपोजिट है तो रिपल्शन होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसी पॉइंट पर बेस्ड है ये सवाल 2011 का। तो भैया यहां पर क्या लगेगा, नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द कंडक्टर, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शन को आप ध्यान से यहां पर पढ़ेंगे। अगला, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो कहानी क्या है, देखो बेटा, देखो ये आपके पास में एक करंट कैरिंग लूप है। ये क्या है, करंट कैरिंग लूप है। तो मैंने मान ली इसकी ये वाली साइड है बेटा स्मॉल ए की, और ये वाली साइड है एक स्मॉल बी की। हमने बोला कि भैया देखो यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ये है तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे ले लूं क्या, ले लो सर। अच्छा चलो मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें से करंट आई ऐसे मैंने फ्लो कराया इस वाली डायरेक्शन में। तो देखो क्या ये करंट ऐसे आ गया। अब यहां पर एक काम और कर लेता हूं, मैं इस लूप को नाम दे देता हूं पी क्यू आर और एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। तो अब देखो फोर्स ऑन पी क्यू क्या आएगा बेटा, 0। क्यों, करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, क्योंकि फोर्स क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा, है ना। अब सेम विल बी 0 फॉर फोर्स ऑन आर एस। बोलो बात सही है क्या, आपने बोला हाँ। नाउ नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, यहां पर ध्यान से देखना कि यार मैं यदि बात करूं फोर्स ऑन क्यू आर, तो बेटा फोर्स ऑन क्यू आर क्या आएगा, बी आई एल। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जो क्या है यहां पर बी है, तो बी आई बी और साइन 90, साइन 90। तो देखो ये करंट इधर गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसमें फोर्स जो लग रहा है इस वाले पर बेटा, इस वाले पर फोर्स लग रहा है अंदर, फोर्स है क्यू आर पर अंदर। बोलो बात सही है। अब अंदर अगले पे मैं बात करता हूं, तो फोर्स ऑन एस पी, तो देखो फोर्स ऑन एस पी क्या आएगा, बी आई बी। ठीक है, बी आई बी। पहले मैं इसका डायरेक्शन यहां पर लिखना भूल गया, इसको लिख देता हूं, फोर्स ऑन बी आई बी। तो देखो बेटा ये आया करंट ऐसे एस से लेकर के पी तक, और मैग्नेटिक फोर्स, देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, इधर मतलब लगा इस पर जो फोर्स लग रहा है वो उसकी डायरेक्शन है फोर्स ऑन एस पी की इधर, मतलब ये लग गया इधर। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अब एफ नेट बराबर तो 0 आ रहा है। जब मैंने इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स तो 0 हो गया। देखो क्यों 0 हो गया, क्योंकि देखो इस वाले पर एफ पी क्यू 0 है, मैंने लिखा आर एस भी 0 है। इन दोनों पे लग रहा था, लेकिन दोनों पे अपोजिट लग रहा था, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था। तो इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, कपल बना दिया। और कपल बना दिया मतलब यहां पर लगने लग गया एक टॉर्क। क्या लगने लग गया, टॉर्क। क्यों, जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं। और कपल बनाते हैं तो टॉर्क लगता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। बोलो बात सही है। मतलब यहां पर टर्निंग इफेक्ट आएगा, तो टाउ बराबर आएगा आर एफ साइन थीटा। तो बेटा आर कितना है, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये है ए, और फोर्स कितना है बी आई बी, और बेटा ये है साइन थीटा। यदि मेरे पास थीटा हो तो ठीक है, नहीं तो साइन 90 तो है ही है अभी के लिए। बोलो यस और नो। तो यहां से जब मैं आगे बढ़ता हूं तो देखो मुझे जो टॉर्क मिलता है वो मिलता है बी आई और ए बी। तो इसका मतलब बेटा बी आई और ए बी का मतलब आएगा एरिया। यदि मेरे पास में नंबर ऑफ टर्न्स यदि यहां पर हो एन, तो बेटा जो टॉर्क आएगा वो आएगा एन आई बी ए। अब इसे यदि मैं थोड़ा सा सजा धजा के लिख दूं तो देखो टाउ बराबर निब्बा, ये तो सही है। टाउ वेक्टर देखो इसको हम लिख सकते हैं टाउ बराबर एम बी, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर की कंडीशन हो रही है। कौन सी, जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ द लूप क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, टॉर्क वेक्टर बराबर बनेगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड वाइज लिखूंगा एम बी साइन थीटा। एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप,
जहां पर m बराबर है एन आई ए, m बराबर है एन आई ए, इज द एरिया ऑफ द लूप, आई इज द करंट, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज यहां पर बनने वाली है। तो यहां पर जब मैं बात करता हूं तो इस पर देखो 2015 में एक सवाल यहां पर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, बताओ भैया कितना आ रहा है। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर एंड विड्थ 0.1 मीटर एंड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स 50 is suspended vertically in a uniform magnetic field of strength. The coil carries a current of 2 ampere if the plane of the coil is inclined at an angle of 30 degree with the direction of the field. तो यहां पर ध्यान दीजिए, प्लेन इंक्लाइंड है ना कि नॉर्मल टू द प्लेन, क्योंकि देखो यहां पर समझना जरूरी है बेटा। देखो ये जो प्लेन है इसका एरिया वेक्टर जो है वो इस तरह से आपको बाहर मिल रहा है और एरिया वेक्टर से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये कॉइल की जो प्लेन है वो तो उसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। बोलो क्लियर। तो यहां पर यदि मैं बात करता हूं तुमसे तो क्या पूछा गया है, विद द डायरेक्शन विद द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको आप स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, वो मैग्नेटिज्म और मैटर का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहां पर अभी आप तो सिंपल समझिए टॉर्क कितना चाहिए। तो ये टॉर्क चाहिए एन आई बी ए साइन थीटा। तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स आपने रख दिए कितने, 50। करंट कितना है बेटा, करंट 2 एम्पियर का, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2, एरिया आएगा 0.12 इंटू 0.1। ठीक है, अब देखो डेटा काफी बढ़िया सा चल रहा है। अब यहां पर इसके साथ में है साइन 30, सही है या गलत है, बस इतना ही आपको यहां पर बताना है कि ये जो मैंने एंगल लिया है साइन 30, क्या ये वाला एंगल यहां पर सही है या गलत है। बताओ भैया क्या लगता है। सर हम कैसे बता दें, तो फिर कौन बताएगा। चलो तो 50 इंटू 2 ये तो 100 हो जाएगा। ये 100 क्या करेगा पता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को खा जाएगा। ठीक है, अभी भी सोच लो, बता दो आया कि नहीं आया तुम्हारे पास। फिर से मैंने देखो यहां पे जो चीज बताई थी याद आ गई होगी तो ठीक है। देखो प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30, तो प्लेन 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो एरिया वेक्टर जो आएगा 60 डिग्री पर इंक्लाइन आएगा। कितने लोगों का आ गया था सही, ईमानदारी से बताना। तो यहां पर साइन 60 होगा और साइन 60 को बेटा मैं √3/2 लिखूंगा। ठीक है, तो देखो ये यहां तक सॉल्व हो चुका है, 2 से 2 कट जाएगा, तो बेटा ये आएगा 0.12 इंटू 1.7। ठीक है, तो 12 और इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 7 24, 12 8 20, तो ये आएगा 0.2। तो 0.2 बेटा ये है आंसर ऑप्शन नंबर 1 में, क्योंकि यहां पर प्लेन दिया है ना कि नॉर्मल, है ना। ये पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ता हूं बेटा मैं यहां पर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो यहां पर कंस्ट्रक्शन वगैरह वाली चीजें हैं कि भैया देखो इसमें 2 मैग्नेट होती हैं, इसके अंदर में एक सिलेंड्रिकल कॉइल है। जैसे अभी जो चल रहा था वही कहानी है कि जब आप एक करंट कैरिंग कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें बेटा क्या होता है, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। मतलब यदि आप उसे किसी पोजीशन पर रखोगे थीटा पर तो वो घूमने की कोशिश यहां पर करेगी। वो क्या करेगी बेटा, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा और इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। इसका एक कंस्ट्रक्शन वाइज मैंने यहां पर दिखाया हुआ है। मेन काम कैसे काम करता है उसको समझिए बेटा। देखो जैसे ये आपका पॉइंटर है, ठीक है, ये क्या है, पॉइंटर है, तो ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर क्या है, करंट को सेंस करता है ना कि मेजर। ठीक है, तब हुआ क्या, मान लो इसमें कोई करंट आया तो करंट के कारण इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। करंट के कारण क्या आएगा, डिफ्लेक्शन। अब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उस डायरेक्शन में यहां पर आएगा डिफ्लेक्शन। तो मैंने माना कि भैया ये टाउ डी आया, तो टाउ डी आ गया NIBA। टाउ डी कितना आ गया, NIBA। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स जो कि पहले डिसाइड हो जाता। I क्या है, करंट जो उस कॉइल में से फ्लो होने वाला, जो कि हमें पता नहीं है। फिर B मैग्नेटिक फील्ड, वो जो मैग्नेट है उनका मैग्नेटिक फील्ड वो फिक्स है। ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, वो भी हमारा फिक्स है। तो यहां से आप देख सकते हो कि टाउ डी तो है, वो तो आई के प्रोपोर्शनल है। लेकिन जैसे ही ये पॉइंटर क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, तो यहां पर जो लगी हुई स्प्रिंग है इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, इसमें एक्सटेंशन होता है, जिसके कारण ये क्या करती है, ये स्प्रिंग बदले में काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो देखो ये तो तुम्हारा आया टाउ डी ड्यू टू करंट, तो बदले में स्प्रिंग क्या करेगी, इसे काउंटर टॉर्क प्रोवाइड करेगी, टाउ सी ड्यू टू स्प्रिंग में जो खिंचाव हुआ उसके कारण ये टॉर्क आया और पॉइंटर कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। तो
तो भैया ये जो टाउ सी आया वो आता है सी टाइम्स थीटा। मतलब ये जब खींचेगा तो यहां पर एक एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा, कुछ एंगल बनाएगा पॉइंटर अपनी मीन पोजीशन से। तो एट बैलेंस कंडीशन बेटा टाउ डी बराबर आएगा टाउ सी। तो बेटा एन आई बी ए बराबर आ गया सी थीटा। तो थीटा बराबर आएगा एन बी ए अपॉन सी इंटू आई। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आई के। थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके बेटा, आई के। अब ये जो थीटा है ये है आपका डिफ्लेक्शन और आई क्या है, करंट। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या कि भैया थीटा अपॉन आई बराबर आया है एन बी ए अपॉन सी, जो कि क्या है, कांस्टेंट। तो यहां पर ये जो चीज है इसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, सेंसिटिविटी कहते हैं। किसकी बेटा, गैल्वेनोमीटर की। ये कांस्टेंट होती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये सारी चीजें फिक्स हो गई। तो हमारे पास में एक वर्ड आता है सेंसिटिविटी, ठीक है, जिसका मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। लेकिन हम यहां पर दो चीजों के बारे में बात करेंगे बेटा। एक होगी तुम्हारी करंट सेंसिटिविटी, जिसे हम SI से नाम देंगे, और ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट मतलब SI बराबर आएगा थीटा अपॉन आई। दूसरी जो चीज होगी यहां पर वो होगी बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी जिसे बेटा हम SV से डिनोट करेंगे, और ये क्या होगा बेटा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब SV बराबर होगा थीटा अपॉन वी। यदि मैं ये कहूं कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यदि G हो, तो क्या मेरे पास में V बराबर IG बन जाएगा। आपने बोला हाँ। तो यहां से यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो SI अपॉन SV क्या बनेगा, ध्यान से देखो बेटा। V की जगह IG आएगा, ये कट जाएगा, तो ये सबसे नीचे है, ये आएगा G। ये भी एक काम का रिजल्ट है क्योंकि इस पे ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। अब हमें कन्वर्जन करना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, किसमें बेटा, एमीटर में। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं एक सिंपल सा शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये डायग्राम यहां पर विजिबल है क्या, क्लियर, कि मैं हटा दूं इस डायग्राम को, खुद से बना दूं। चलो देखो, हमारे पास में है एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस है G। ठीक है, अब इसको हमें यूज करना है एमीटर बनाने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं जिसका नाम होता है शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ना, इसकी कुछ क्षमता होती है कि इसमें से कुछ करंट फ्लो कर सकता है, जिसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं, या ये IG होगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ IG फ्लो कर सकता है, तो कुछ करंट फिर इसमें से फ्लो करेगा IS, और इसको मिला के हमने नाम दिया है एमीटर। मतलब ये मापेगा सर्किट का करंट I। बोलो क्लियर है। तो यहां पर देखो रटना नहीं है, कुछ इक्वेशन से काम हो जाएगा। I बराबर आएगा IG प्लस का IS, एक इक्वेशन। तो यहां पर IS बराबर आएगा I माइनस IG। तो देखो ये काम की इक्वेशन है। आपको निकालना क्या है, शंट रेजिस्टेंस। अब चूंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो सिंपल KVL का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, VG बराबर VS। तो ये आएगा GIG बराबर SIS। तो S बराबर आ गया GIG अपॉन IS, मतलब I माइनस IG। इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। एक चीज और यहां पर बन जाती है कि भैया ऐसा हो जाए कि इफ मेन करंट जिसे आप मेजर करना चाहते हैं I बराबर यदि N टाइम्स IG हो, तो उस कंडीशन में S बराबर आएगा G अपॉन N माइनस 1। एक दूसरा फॉर्मूला ये काम का है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको किस बारे में बतलाया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को
एमीटर में कन्वर्ट करना सिखाया। उसके लिए आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लगाना है पैरेलल में, जिसे हम शंट रेजिस्टेंस कहने वाले हैं, जिसे हम क्या कहने वाले हैं, शंट रेजिस्टेंस कहने वाले हैं। ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस लगाया जिसे शंट रेजिस्टेंस कहेंगे, और ये जो शंट रेजिस्टेंस है वो इसकी वैल्यू हमें यहां पर कैलकुलेट करनी होती है। अब ध्यान से देखना बेटा, हम चाहते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो, तो ये जो शंट लगाया जाता है इसकी वैल्यू भी कम होनी चाहिए, मतलब लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस यहां पर पैरेलल में लगाया जाता है। सवालों से आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से हमें करना है। दूसरा पॉइंट है बेटा कि हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये है गैल्वेनोमीटर। अब इसको मुझे यदि कन्वर्ट करना है तो मैं इसके सीरीज में बेटा एक रेजिस्टेंस लगाता हूं S। तो ध्यान से देखना बेटा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा VG और बेटा इसके अक्रॉस होगा VS, और ये जो पूरा है ये पूरा मिलके काम क्या मेजर करेगा बेटा, ये V वोल्ट को बतलाएगा। ठीक है, अब यहां पर कहानी पता है क्या हुई कि यहां से करंट आया I सर्किट में से, तो बेटा ये IG और ये IS कहते हैं, लेकिन भैया I बराबर IG बराबर तो IS ही होगा। तो यहां पर काम करेगा KVL, तो V बराबर आएगा VG प्लस का VS। अच्छा सर जी, हाँ बिल्कुल बेटा। अब आपका जो काम है यहां पर देखा जाए तो यार VG को लिखा जा सकता है GIG और VS को लिखा जा सकता है SIS। तो मेरा टारगेट तो अभी भी वही है कि मुझे S निकालना है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, IG और IS तो सेम ही रहने वाले हैं कि अलग अलग रहेंगे, नहीं, और यही I के भी बराबर रहने वाला है। तो भैया देखो ये V आएगा जो मेजर हो रहा है, तो V बराबर VG GIG प्लस SIG। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे तो S बराबर आएगा V बाई IG माइनस का G। तो भैया देखो ये आपके पास में रिजल्ट बन गया कि सीरीज में आपको कितना रेजिस्टेंस जोड़ना है, V अपॉन IG माइनस का G। लेकिन यहां ध्यान रखना, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हैं, क्यों, ताकि इसमें ये कोई करंट ना ले। तो ये जो S आएगा ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाएंगे। मतलब देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा, और यदि उसे वोल्ट मीटर में बनाना है तो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये है तुम्हारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस है खुद का G। ठीक है, ये है गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस है G। यदि मैं इसे एमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल और यदि मैं इसे वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, कनेक्ट हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, कनेक्ट हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा। तो एक तो ये चीज हो गई। एक चीज और आती है कि मान लो V बराबर N टाइम्स VG हो, V बराबर क्या हो, N टाइम्स VG हो। सर ये भाई मतलब जो हम मेजर करना चाहते हैं वो वोल्ट मीटर का N टाइम्स यदि आ जाए तो भैया देखो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर पुट करेंगे V की जगह NVG, VG अपॉन IG क्या आएगा, G आएगा। तो सॉल्व करने पर S बराबर आएगा G टाइम्स N माइनस 1। यदि इफ V ये हो तो ही बेटा ये ऐसा डायरेक्ट आएगा। एमीटर में क्या आया था, G अपॉन N माइनस 1, तो हमने नंबर को छोटा किया, वोल्ट मीटर में बड़ा करना है तो G इंटू N माइनस 1 हो जाएगा। ये है। अब इसके बाद बेटा इस पे सवाल है, देखो यहां पर सवाल, देखो एक सवाल है बढ़िया सा, ये PYQ ही है लेकिन ईयर लिखा नहीं है।
रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपको जी दे रखा है बेटा कितना 50 ओम। करंट रिक्वायर्ड टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब आई जी दे रखा है 100 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर विच कैन मेजर अप टू 10 एम्पियर, तो बेटा आई 10 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये मेजर कर रहा है। तो नेसेसरी टू पुट रेजिस्टेंस, तो देखो पहली बात तो ये है कि आपको पैरेलल लगाना है, तो ये सीरीज वाले तो वैसे उड़ा दो। दूसरा एक सिंपल सी चीज बताता हूं, देखो आपने लिखा S बराबर जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी है। एग्जाम में यदि आप सवालों को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो जी आई जी अपॉन आई को सॉल्व कीजिए, तो यह आएगा 50। सर ये आई जी को हटा, अरे भैया आई जी बहुत छोटा नंबर होता है, मत सब्ट्रैक्ट करो, छोड़ दो, उसके चक्कर में ही मत पड़ो। आई जी कितना है 100 माइक्रो एम्पियर और आई कितना है 10, हटाओ। तो यहां पर देख के बताना कितना होगा, 0 0 कैंसल, यह आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4। अब यदि सब्ट्रैक्ट करने बैठ जाओगे तो बुद्धि लगाओ, फंस जाओगे। तो 5 इंटू 10 टू पावर -4 डायरेक्ट आंसर लगाओ पैरेलल का। सवाल खत्म। अगला सवाल देखो 2018 का सवाल है। देखो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आ गया है ना, इसमें उल्टा चलता है। देखो जनरली आपके पास में V बराबर आई आर होने के कारण R बराबर V बाई आई आता है, लेकिन जो G आएगा बेटा वो एस आई अपॉन एस वी होगा, क्योंकि ये सेंसिटिविटी है ना। तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देके करना, गलती हो सकती है। यहां पर G बराबर एस आई, करंट सेंसिटिविटी है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर होल डिवाइडेड बाई, ये कितना है वोल्टेज 20 डिवीजन पर वोल्ट। ठीक है, तो अब देखो डिवीजन से डिवीजन कट जाएगा, ये वोल्ट ऊपर जाएगा, 5 चौका 20, तो 1/4 वोल्ट पर मिली एम्पियर आया। तो मिली को हटाओगे तो क्या होगा बेटा, देखो ये आएगा 10 टू द पावर -3 है ना, वोल्ट और एम्पियर। तो कितना बच गया बेटा 1/4, ये ऊपर जाएगा तो 1000 और वोल्ट पर एम्पियर, तो इसको करेंगे तो 4-250 ओम। बोलो क्या ये वाला सवाल आप लोग कर पाए या नहीं कर पाए? थोड़ा सा ध्यान देने वाला सवाल था, मैं ऑलरेडी इसको करवा भी चुका था। फॉर्मूला हम बता ही देते हैं बेटा, ऐसा नहीं होता कि हम छोड़ते हैं किन्हीं भी चीजों को, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको भी देने की आवश्यकता यहां पर है। यह है 2014 का सवाल, प्यारा सा सवाल है, जरा ध्यान देना बेटा। इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब है IG जो है वो है 0.2% ऑफ आई। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 0.2 परसेंटेज को हटाऊंगा तो डिवाइड ऑफ की जगह इनटू, और ये आई, तो देखो पॉइंट हटेगा तो एक 0 लग जाएगा, तो आई जी बराबर 2 से काटोगे तो 1/500 टाइम्स आई हो जाएगा क्या। तो अब देखो हमने पढ़ा है आई बराबर हो गया 500 टाइम्स आई जी, तो हमने क्या पढ़ा है, यदि I बराबर एन आई जी हो तो S बराबर क्या आएगा G अपॉन n-1, तो यहां पर S बराबर आ जाएगा, यही पूछा होगा। इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो देखो यहां पे सवाल में नजर डालना बेटा, इसने पूछा है एमीटर का रेजिस्टेंस ना कि शंट, तो हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो तो शंट का आंसर निकाल रहे हैं। कितना आएगा G अपॉन n-1, G अपॉन 500-1 है ना, ये 500 है तो ये बच गया 499, और G अपॉन 499 ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ शंट है। हमें चाहिए एमीटर का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या आएगा S पैरेलल टू G, तो बोलो ये आएगा G इंटू S अपॉन G प्लस का S, तो बोलो G और S कितना है G/499 अपॉन G प्लस का G अपॉन 499, ए कितना आएगा, देखो 499 कटेगा, जी जो ये आएगा G/499 और 500, तो G/500 इज द आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ये प्यारा सा सवाल था एक और जो मैंने यहां पर करवाया है अभी आपको। चलो एक सवाल और देखो, 2012 का सवाल है। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, ये सवाल प्यारा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। क्या हो रहा है, A millivolt meter of 25 millivolt range is to be converted into an ammeter of 25 ampere
रेंज द वैल्यू ऑफ नेसेसरी शंट इन ओम विल बी। देखो बेटा क्या हो रहा होगा, ये एमीटर में कन्वर्ट करना है हमको, है ना, किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में। और दिया गया है एक वोल्ट मीटर दे रखा है जिसका मिली वोल्ट मीटर दे रखा है 25 मिली वोल्ट की रेंज है। मतलब ये आपको VG दे रखा है कितना बेटा, 25 मिली वोल्ट। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि इसे एमीटर में कन्वर्ट करना है जो मेजर कर सकता है I बराबर 25 एम्पियर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, नेसेसरी शंट क्या होगा। अब यदि मैं नेसेसरी शंट की बात करूं तो S बराबर आएगा GIG अपॉन I। बोलो बात सही है क्या। अब थोड़ी बुद्धि यदि आप लगा दो तो बेटा GIG क्या होता है, क्या ये VG होता है, VG अपॉन I कर दूं क्या। और VG कितना है 25 और मिली वोल्ट है, और I आपके पास 25 है। तो आंसर आ गया 10 टू द पावर -3 एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर, या मैं कहूं 0.001 एम्पियर। कहां लिख रहा हूं बेटा मैं, ओम आएगा 1 मिली ओम या 0.001 ओम। इतना प्यारा सा ये सवाल था, है ना, बिल्कुल ट्रिकी सवाल था। मतलब इसे डायरेक्ट करना मतलब ये मान के चलिए कि बहुत ही कम लोगों ने इसको किया होगा। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया था रटने के बजाय, बस थोड़ा सा ध्यान देते तो आराम से हो जाता। बोलो यस और नो, दैट्स इट। नाउ इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन जो हम यहां पर लेने वाले थे। सवाल को फिर से पढ़िए बेटा, क्या है। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 50, तो जी आपको दिया है 50 ओम। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर IG दिया गया है 10 मिली एम्पियर। इट कैन मेजर 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये दिया है V बराबर 20 वोल्ट। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो पूरा जो वोल्ट मीटर बन रहा है उसका रेजिस्टेंस यहां पर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये मुझे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं तो एक बात जानता हूं, S बराबर V अपॉन IG माइनस का G, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हमारे पास में V क्या है, V तो दिया है, सब कुछ तो दिया है, तो बेटा V कितना है, V 20 है। IG कितना है 10 और मिली एम्पियर, माइनस G कितना है 50 है। तो S बराबर देखो कितना आएगा 0 तो ये आएगा 2000 माइनस का 50, तो S बराबर आ गया 1950। ये याद करो हमें, ये है गैल्वेनोमीटर, इसके सीरीज में मैं जोड़ूंगा S, तब जाके ये बनेगा तुम्हारा वोल्ट मीटर जो V मेजर करेगा, जिसमें से बेटा ये इतना पोर्शन बेटा VG का होगा और इतना पोर्शन VS का होगा। अब सवाल क्या पूछा गया है तुमसे पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो भैया S तुम्हारा 1950 ओम आया है और G कितना है खुद 50 ओम है, तो भैया रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आएगा G प्लस S। तो सीधा सीधा आ जाएगा कितना बेटा 2000 ओम, है ना, 2000 ओम, क्योंकि 1950 ये है और 50 ये है, तो 2000 ओम। ऑप्शन नंबर C में हमारे पास आंसर आ चुका है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आज के सेशन में होने वाला था, ठीक है। सर पीछे को पेज खाली दिख रहे हैं, तो वो तो क्या होता है खाली रहते हैं, ऐसे ही खाली हैं, ये कोई नहीं है ना, ठीक है। चलो सो यहां पर हम अपने सेशन को रोकते हैं बेटा। देखो लाइव सेशन में कई बार ये टेक्निकल ग्लिचेज आते रहते हैं, इसमें मतलब इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है भैया, हो गया तो हो गया, इंटरनेट फ्लक्चुएट कर गया तो कर गया, हवा तेज चल गई तो चल गई, क्या करें, हो गया एरर, है ना। तो हालांकि देखो बायोमेंटस में हम लोग तो प्रेफर करते हैं कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दें, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या है ना, कोई ये नहीं होता है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि रिकॉर्डेड प्रॉपर आता है, जो भी है रिकॉर्डिंग के समय हमें जो भी फेस करना पड़े वो हम कर लेते हैं। पर आपको जब मिलता है तब आपका कंसंट्रेशन नहीं टूटता है, आपका ध्यान भंग नहीं होता है, चीजें एकदम सिस्टमैटिक आके आपके पास पहुंच जाती हैं। जो भी उठापटक होनी होती है यदि हो भी जाए तो वो हमारे एंड पे होती है, पर आपको जो डिलीवरी मिलती है वो स्मूथ डिलीवरी होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि बेटा कि रिकॉर्डेड सेशन भी क्योंकि देखो अभी सिलेबस को कंप्लीट करना भी जरूरी है। देखो काफी लंबा सिलेबस है अभी हमारा, अभी हम चल रहे हैं कहां पर, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म चल रहे हैं। अभी मैग्नेटिज्म मैटर आएगा, फिर EMI आएगा, फिर AC आएगा, फिर EM वेव आएगा। तो हम कोशिश करने वाले हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चैप्टर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड करवा दूं, ताकि थोड़ा सा सिलेबस स्पीड अप कर सकें। कुछ चैप्टर अपना लाइव सेशन में ही रहेंगे, कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी
करवाएंगे। ठीक है, चलो तो हम अपने सेशन को बेटा यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।